सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। नाजरीन, रवां हफ्ते पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से, बैरून मुल्क से दो अफसोसनाक ख़बरें हमारे सामने आती हैं। और जो पहली थी वो ग्रीस में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कमेंट किया कि अब तक 82 बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं और 350 अफराद इस कश्ती पर सवार थे और रोज़गार की तलाश में ये अफराद इलीगली पाकिस्तान से गए, इटली पहुंचना चाह रहे थे और एजेंट्स के हत्थे चढ़ गए। और रास्ते में ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसके मनाजिर हमने देखे, किस तरह से सबसे निचली सतह पे पाकिस्तानियों को बंद किया और पीने का साफ़ पानी उनको मुहैया नहीं किया जा रहा था, खाने को कुछ दिया नहीं जा रहा था। उसके बाद ये ट्रेजेडी हुई। और एक और वाक़या जो रिसेंटली सामने आया वो टाइटैनिक से जुड़ा हुआ है, जो कि आज से 111 साल पहले तकरीबन 1912 में जो वाक़या पेश आया था, उसी से जुड़ा एक और वाक़या सामने आया कि टाइटैनिक का जो मलबा है उसको देखने के लिए एक सबमरीन जिसमें 5 लोग सवार थे, इनमें से 2 पाकिस्तानी भी थे और शहज़ादा दाऊद जो कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के एक प्रोमिनेंट शख्स हैं, वो और उनके 19 साला बेटे सुलेमान भी इस सबमरीन पर सवार थे। लेकिन जैसे ही ये रवाना होती है तो राब्ता मुनक़ता हो जाता है जो कंपनी थी इसको ऑपरेट करने वाली उससे, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होते हैं। और अब इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ चुकी है कि कोई भी जो है वो एविडेंस नहीं मिला कि ये लोग सरवाइव किए हैं। उसकी वजह यह है कि इम्प्लोड कर गया था ये सबमरीन, और इसके साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान के तरफ से जो शहज़ादा दाऊद साहब थे और उनके बेटे, कहा यह जा रहा था कि उनके बेटे ख़ासे खौफज़दा थे जाने से पहले और वो इनकार भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अपने वालिद के लिए फ़ादर्स डे पे एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल उन्होंने जाने का फ़ैसला किया। लेकिन वो भी इस अफसोसनाक वाक़े का शिकार हो गए। और साथ साथ जो 350 पाकिस्तानी, जिनमें से बेशतर अब भी जो है वो हम देखते हैं कि उन मिल नहीं पाए, उसकी बड़ी वजह क्या है? रोज़गार है। और रोज़गार के हवाले से एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्यों लोग मजबूर हो जाते हैं कि उनको जाना पड़ता है ओवरसीज़, और यहाँ से चाहे वो लीगली जाएँ, इल्लीगली जाएँ, जिस तरह भी जाएँ। और वो एक अनोखी चोरी की वारदात है। ये वारदात इस नौइयत की है कि शायद इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने या आपने या मैंने भी ना देखी हो। होता इस तरह से है कि एक जनरल स्टोर में एक शख्स, इस फुटेज में देखा जा सकता है जिस तरह से आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मौजूद था। और इस शख्स ने वहाँ से चोरी क्या किया? चोरी किया फार्मूला मिल्क, जो कि शीरख्वार बच्चों को पिलाने के लिए होता है। और ये ज़ाहिर क्या करता है? ज़ाहिर ये करता है कि पाकिस्तान में मौशी सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि अब ये जो चोर है, हम इस फुटेज को दिखाकर ये साबित नहीं करना चाह रहे कि कोई इनकरेजमेंट करनी चाहिए इस तरह की इलीगल चीज़ की, लेकिन ये हालात की अक्कासी कर रहा है। ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को अगर आपने दूध भी पिलाना है तो उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचे। इसलिए बग़ैर किसी लालच के, अगर आप फिर भी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये हालात आपको मोटिवेट कर देते हैं कि आप लॉ को तोड़ें। तो किस तरह से इस शख्स ने पहले इंतज़ार किया कि जो दुकानदार था उसकी नज़रों से वो ओझल हो जाए, उसका ध्यान कहीं और जाए, और जैसे ही मौका उसको मिला तो उसने वहाँ से क्या चोरी किया? उसने पैसे नहीं छीने, उसने गन पॉइंट पे डकैती नहीं की, उसने ये भी नहीं किया कि वहाँ पर अपनी लालच के लिए वो सारा सामान इकट्ठा करे या यरगमाल बना दे लोगों को। उसने सिर्फ ये किया कि अपने बच्चे के लिए दूध का एक डब्बा उठाया और वहाँ से रवाना हो गया। और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ़ हलकों में ये डिबेट हो रही है कि आया इस शख्स को चोरी करने पर मजबूर इसकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन ने किया है या फिर हालात ने किया है। क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि गुर्बत जो है वो गुनाहों को भी और साथ साथ क्राइम को और जुराइम को जन्म देती है। तो जिस तरह से इस शख्स ने ये चोरी की है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अरबाब इख्तियार के ऊपर कि आपने पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि यहाँ पर बच्चे का दूध भी अब चोरी करना पड़ता है, उसको कमाने के पैसे नहीं बचे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की जो आम स्टोरीज़ हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बड़ी एक डेवलपमेंट है वो है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, हिंदू मिनिस्टर, वो अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट हमने एक देखी जिसमें पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके हवाले से एफ़र्ट्स की जाएँ। मुंबई अटैक्स का भी उसमें ज़िक्र है और इस पर बड़ा एक बेफिटिंग रिस्पांस भी सामने आया है पाकिस्तान की तरफ से।
ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस पर कॉमेंट किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के, और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट भी हम कोट करेंगे। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो रिज़र्व्स थे, जो ज़ख़ायर पाकिस्तान के हैं, उसमें मज़ीद कमी वाक़ई हो चुकी है और 50 करोड़ डॉलर की कमी हमने देखी है गुज़श्ता हफ़्ते पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में, जो कि अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि जो 1.1 अरब डॉलर की जो ट्रांश है उसका अब भी इंतज़ार किया जा रहा है और अब भी उसके आने का इम्कान ज़ाहिर नहीं हो रहा। बेशक शहबाज शरीफ साहब बहुत से बयानात दे चुके हैं और इसहाक़ डार साहब भी US एम्बेसडर से मिले हैं, लेकिन ज़ख़ायर कम होते जा रहे हैं और आगे सर्वाइव कैसे करना है इसका कोई इंदिया नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो यही कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समात रही आर्मी एक्ट के हवाले से, सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, तो इसमें कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डाटा तलब किया था वो डाटा आज प्रेजेंट किया गया और तकरीबन ये बताया गया कि 9 मई के वाक़यात के बाद 4000 अफराद को अरेस्ट किया गया है। साथ साथ ये भी हमने देखा कि इसमें बताया गया कि 1200 अफराद को अब तक बरी किया गया है और साथ साथ 3000 अफराद ऐसे हैं जो ज़मानत पर रहा हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज समात का क्या अहवाल रहा, इसी से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बोल न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ुल्करनैन इकबाल मौजूद होंगे और इसके साथ साथ सदीक जान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ुल्करनैन, आपसे आगाज़ करेंगे आज क्या देखा समात के दौरान आपने, किस तरफ हमने इस तमाम तर प्रोसीडिंग को जाते हुए ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मंगल के रोज़ कोई अहम डेवलपमेंट का इम्कान है, तो वो क्या हो सकती है और आज जो रिमार्क्स थे उससे क्या वाज़े हो रहा था? देखिए, मंगल की जहाँ तक बात है तो आज सिर्फ एक सलमान अकरम राजा रह गए हैं जो दरख्वास्त गुजारान में से हैं। उनके दलाइल रहते हैं जो सोमवार वाले दिन अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। उज़ैर भंडारी जो चेयरमैन PTI के वकील हैं वो रिस्पोंडेंट हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा की पटिशन में, तो वो बतौर रिस्पोंडेंट अपना जवाब चंद मिनट उन्होंने कहा कि मुझे दरकार होंगे चेयरमैन PTI की जानिब से, वो उनका जवाब देंगे इस पटिशन के ऊपर और इस सारे मामले के ऊपर। उसके अलावा फिर सिर्फ रह जाएंगे सरकारी वकला, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने दलाइल देंगे। जो चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं, क्योंकि चारों सूबाई हुकूमतों को इसमें फ़रीक बनाया गया था, वो अपने आर्गूमेंट्स करेंगे। तो ऐन मुमकिन है कि मंडे को ही ये केस जो है वो पाया तकमील को पहुंच जाए और फिर मंडे को किसी टाइम पे या ट्यूसडे को, मंगल को किसी वक्त जब अदालत को मुनासिब समझेगा, अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी, कोई मुख्तसर हुक्मनामा भी आ सकता है। इसी बात का इंदिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज दिया। उन्होंने कहा कि मंगल के दिन तक हम इस कार्रवाई को कुछ ना कुछ नतीजा खेज इसको बनाना चाहते हैं। अभी तक जिस स्पीड से अदालत ने केस चलाया जुमे के रोज़ भी और जिस अंदाज में कल लतीफ़ खोसा के दलाइल जल्दी मुकम्मल करवाए गए थे, कहा गया था ज़्यादातर इन्हिसार तहरीरी जो दलाइल है उनके ऊपर होगा, उससे लग ही रहा है कि ईद से पहले, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि जुमेरात तक हमारे पास टाइम था, लेकिन अब बुध से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं तो सिर्फ 2 दिन हैं, तो इन 2 दिन के अंदर हमने इस केस को मुकम्मल करना है। ईद से पहले इम्कान है कि कोई ना कोई मुख्तसर हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच का ज़रूर आ जाएगा इसे फ़ौजी अदालतों वाले में ट्रायल के मामले पर। जो मेन फोकस था आज दरख्वास्त गुजारान का वो यही था कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आइन के ख़िलाफ़ होगा अगर फ़ौजी अदालतों में किया जाता है। तो जजेस की जानिब से ये सवाल पूछा गया उनसे कि आर्मी एक्ट में तो ये लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। इस पर जो दरख्वास्त गुजारान के वकील हैं उनका मौक़िफ़ ये था, फैसल सदीकी का ये मौक़िफ़ था कि अगर तो नेक्सस पाया जाए किसी ऐसे जुर्म में से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ साथ जिसमें आर्मी एक्ट का भी इतलाक़ होता हो, या अगर किसी ने किसी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिल के कोई कॉन्स्पिरेसी की हो, उस सूरत में उन सिविलियंस का ट्रायल अलग नहीं हो सकता, उनका ट्रायल वहाँ पे होगा। जो मौजूदा केस है इसमें आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं होता, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। न सिर्फ ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से जो जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं, बल्कि फैसल सदीकी की जानिब से भी जो कराची की सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे थे। साथ ही साथ उनका ये भी जो हैं ख्वाजा अहमद हुसैन है, उनकी जो पिटीशन है उसमें तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वो दफ़ा जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल हो सकता था और आर्मी एक्ट की वो दफ़ा जिनके ज़रिए जो हवालगी मांगी जाती थी, उसको भी उन्होंने चैलेंज कर रखा है, कहा कि ये दफ़ात भी सिरे से आइन के ख़िलाफ़ हैं। एक और बात उन्होंने जो अहम नुक्ता अपने उसमें ये उठाया, जो ख्वाजा अहमद हुसैन है,
उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस का जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो फेयर ट्रायल का हक़ है, वो आर्टिकल 10 से फराहम करता है, जबकि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनमें आज़ाद अदलिया नहीं होती, जो कि शफाफ ट्रायल की सबसे बड़ी बुनियाद है। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर अदालत सिविलियंस के ट्रायल के लिए इनको जो फ़ौजी अदालतें उनमें भिजवाती है। जस्टिस याही आफरीदी की जानिब से कहा गया कि माजी में यानी कि 2015 में 21वीं तरमीम के केस में सुप्रीम कोर्ट फ़ौजी अदालतों की तौसीक कर चुकी है। जब एक बड़ा बेंच यानी कि फुल कोर्ट तौसीक कर चुका है तो अदालत जो 7 रुकनी बेंच है ये किस बुनियाद के ऊपर इसको अब कह दे कि ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, जबकि उस वक्त भी सिविलियंस का ही मामला सामने था। उस पर जो ख्वाजा अहमद हुसैन है और जस्टिस इजाज़ुल हसन उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उनका ये कहना था कि 21वीं तरमीम केस में एक तो फ़ौजी अदालतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था क्योंकि आइनी तरमीम के ज़रिए की गई थी। दूसरा उन्होंने नुक्ता ये उठाया ख्वाजा अहमद हुसैन ने, उन्होंने कहा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि हुकूमत इसको एक हालत जंग डिक्लेयर कर चुकी है, जो कि इस वक्त मुल्क में हालत जंग को डिक्लेयर नहीं किया गया। और वो तमाम वो लोग थे जिनके ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होने थे जो कि दहशत गर्दी में मुलविस थे और बाकायदा आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर खुद कुछ हमले और इस किस्म के कर रहे थे जिनसे उनकी शहादतें हो रही थी। कहा कि ये वो रूम था जिस बड़ा मार्जिन थोड़ा सा मार्जिन था जिसकी बेस पे अदालत ने दिया था। और एक चीज़ तीसरा नुकता उनका ये भी उठाना था कि वो फ़ौजी अदालतें सिर्फ 2 साल के लिए कायम की गई थी आइन की प्रोविज़न के तहत, इसलिए वो टाइम बाउंड होने पे और सनसेट क्लॉज होने पे यानी कि 2 साल का जब टाइम पूरा होगा वो फ़ौजी अदालतें अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा उनका आज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ ही, जो कि हो भी चुका था 2017 में। उन्होंने कहा सिर्फ इस वजह से उसको लीगल करार दिया गया था। मौजूदा जो हालात हैं और जो मौजूदा मुल्ज़िमान हैं, मौजूदा जो केसेस दर्ज हुए हुए ATA के, उनके ऊपर इतलाक़ नहीं होता। जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं उनकी जानिब से ये नुकता भी उठाया गया और जस्टिस जो ख्वाजा अहमद हुसैन हैं उन्हीं की बेसिकली वो तौसीक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स की जानिब से दिया गया था दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए, उन्होंने कहा कि कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ उन अफसरान को या उन मुल्ज़िमान को हवाले करने का, मुतालबा करने का इख्तियार रखते हैं जो उनके मातहत हों। अगर कोई ऐसा आर्मी ऑफिसर है जो उस कमांडिंग अफसर के मातहत नहीं आता, उसकी हवालगी की भी दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स के हवाले किए गए हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से मुल्ज़िमान को, वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसा अदालती हुक्म जिसमें ना सिर्फ अदालती हुक्म मौजूद हो बल्कि कानून के हवाले और वजूहात बताई जाएँ कि किस वजूहात की बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन मुल्ज़िमान को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या किसी दूसरे फोरम के हवाले किया जा रहा है। तो वो चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी कि वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, यानी कि उसमें वजूह नहीं किया गया कि किन वजूहात पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मामला अब जो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा। तो ये नुकता चीफ जस्टिस की जानिब से उठाया गया था। साथ ही साथ जो आपने डाटा की बात की थी कि जो जमा करवाया गया है उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से वफाकी हुकूमत का जो डाटा है वो जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया था 102 जो अफसरान हैं, जो मुल्ज़िमान है वो मतलूब थे फ़ौजी अदालतों के तहत और आर्मी एक्ट के तहत, उनमें से कोई भी ये उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी बाकायदा बनाई गई है कि किसी खातून का और किसी जुवेनाइल का मीन्स के नाबालिग बच्चे का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होगा। ये एक स्टेटेड पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई वकील और कोई सहाफ़ी भी ऐसा नहीं है जिसको कि किसी भी सिविल या फ़ौजी जो खासकर जो फ़ौजी हुकाम है उनकी तहवील में दिया गया हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ओवरऑल भी उन्होंने कहा कि जो यकीन दहानी कराते हैं कि वो उज़ैर भंडारी जैसा कि वो अपने क्लाइंट चेयरमैन PTI से मिलकर निकले थे, वापस उनको पुलिस उनको थाने ले गई थी, उन्होंने उनकी बाकायदा पर्सनल अटॉर्नी जनरल ने गारंटी ली कि आइंदा उनको किसी भी किस्म का कोई हैरेसमेंट नहीं की जाएगी। मतलब ये जो डाटा मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता दूं, हाँ, इसको क्लैरिफाई कर दिया गया कि जिस तरह से आपने कहा कि जुवेनाइल्स का और ख़वातीन का ट्रायल नहीं होगा, लेकिन इसके रिस्पॉन्स पर भी सदीक की तरफ आने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि बात हो रही है क्योंकि वफाकी वज़रा ने इससे पहले कि कोई फ़ैसला आता या फिर कोई माइंड क्लियर होता कोर्ट का, पहले से तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इरफान कादर साहब की स्टेटमेंट आई है, इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है और वो इस पर तनकीद इस लिहाज से कर रहे हैं कि जो बेंच बना है या फिर इसका जो भी फ़ैसला आएगा उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करने का एलिमेंट इन तमाम बयानात में मौजूद है। तो उन्होंने कहा क्या, पहले ये सुनिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। तो ये बयानात आपने देखे और इसमें इरफान कादर साहब का भी जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने, साथ साथ ये भी राना सनाउल्लाह साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, वो ये बात करते दिखाई दे रहे हैं कि इससे पिछली हुकूमत के अंदर भी इस नौयत के ट्रायल हो चुके हैं। तो सदीक क्या लगता है कि फ़ैसला आने से पहले ही इसकी लेजिटिमेसी को चेंज करना वफाकी वज़रा की तरफ से, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा इस सारी प्रोसीडिंग पे? और जो कोर्ट के अंदर आज हेयरिंग हुई है
जिस पे कहा जा रहा है कि मंगल के रोज़ इम्कान है फैसला आने का, तो किस तरफ ये मामला जा रहे हैं? देखें, मैं ये वज़रा वाली बात पे कमेंट करना चाहूँगा। देखें, राना सनाउल्लाह साहब जिस जज साहब जस्टिस काजी फाइज़ साहब की बात को बुनियाद बना रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब की अपनी बातों में तजाद है। और वो तजाद कैसे है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब तो खड़े हो जाते हैं बेंच से और कहते हैं मैं उठ के जा रहा हूँ, और उनके साथ सिर्फ एक जज उठ के जाते हैं और वह जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। अच्छा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में काजी फाइज़ साहब ये कहते हैं कि सरदार तारिक मसूद साहब ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद आम केसेस सुनेंगे, 184(3) के केसेस नहीं सुनेंगे। जैसे मैं तो कोई भी केस नहीं सुन रहा 2 माह से, 2.5 माह से, लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब ने 1 हफ्ता पहले ही 184(3) का जो पनामा का केस है वो सुना है, उसके ऊपर ऑर्डर भी जारी किया है। पहली तो ये बात गलत साबित हो गई काजी फाइज़ साहब की। दूसरी बात यह है कि अगर इस बेंच से काजी फाइज़ साहब और सरदार तारिक मसूद साहब उठ कर गए हैं तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बाकी जो 7 जजेस हैं वो उठ के नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2, काजी फाइज़ साहब अगर नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं तो इस बेंच के अंदर जनाब 6 चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। एक जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर बंदियाल साहब, उनके बाद जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन कौन हैं? इजाजुल हसन साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, आयशा मलिक साहब चीफ जस्टिस बनेंगी, तो वो तो नहीं उठ के गए। इसके अलावा काजी फाइज़ साहब ने जो अपना एक मौक़िफ़ लिया है कि जनाब ये हलफ की खिलाफ वर्जी होगी, जो हमने एज ए जज हलफ लिया है उसकी खिलाफ वर्जी होगी कि अगर कोई बेंच में बैठता है तो इसका मतलब क्या है कि काजी साहब तो माशाल्लाह बहुत बड़े वैसे भी जज हैं, बड़े जज हैं, वो तो हलफ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त काजी फाइज़ साहब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस, ठीक है, 14 जजेस इस वक्त अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बकौल काजी फाइज़ साहब के। क्यों? क्योंकि वो 14 के 14 जजेस जो हैं वो इस वक्त बेंचेस में बैठ रहे हैं, काजी फाइज़ साहब नहीं बैठ रहे। तो ये तो काजी फाइज़ साहब का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जजेस के ऊपर। ये इल्ज़ाम अतर मिनल्ला साहब पर भी है, ये इल्ज़ाम मंसूर अली शाह साहब के ऊपर भी है, ये इल्ज़ाम डायरेक्टली कह चुके हैं कि ये कोर्ट ही नहीं है, ये बेंच ही ठीक नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बेस बना के वो ये बात कर रहे हैं। ये वाली बात नहीं, ये वाली बात नहीं। मुजम्मिल साहब वो ये कह रहे हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अदालती इस्लाहात हुई हैं, पार्लियामेंट ने की हैं, उसके बाद से जो भी जज बेंच में बैठ रहा है वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो भाई 14 जज तो बैठ रहे हैं, काजी फाइज़ साहब नहीं बैठ रहे, बाकी 14 तो बैठ रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम वो या अफरीदी साहब पे भी लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम वो जमाल खान मंतोखिल साहब पे भी लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पर भी लगा रहे हैं, वो उन तमाम जजेस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो उनके करीब समझे जाते हैं कि वो अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब अगला सवाल यह आएगा, जब 17 सितंबर को काजी साहब सीट पर बैठेंगे, क्या वो इस दौरान इन 6 माह के दौरान होने वाले तमाम फैसलों को कलअदम करेंगे? क्या करेंगे इन फैसलों का? बिल्कुल, और क्या ये आप जो बात कर रहे हैं होंगे, बंदियाल साहब तो रिटायर हो जाएंगे, क्या वो मिसकंडक्ट है उनका? क्या उनके खिलाफ एक चीज ये वाज़ेह हो रही है कि एटलीस्ट पोलराइजेशन जो है वो तो पिछले 1-2 महीने से, और जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी पोलराइजेशन का एलिमेंट दिखाई दे रहा है। जुल्करनैन, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जो मुआशी मामलात हैं, IMF की ट्रांच के हवाले से डिस्कशन जो हो रही है वो कहाँ तक पहुँची है, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी जो है इसका पाकिस्तान के मुआशी ढांचे पे क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। IMF मुआहदा ख़त्म होने में सिर्फ 1 हफ़्ता बाकी रह गया है और नेक्स्ट जो पैकेज है उसके बारे में भी कोई ख़बर सामने नहीं आ रही, लेकिन बुरी ख़बर यह है कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं उनमें मज़ीद कमी वाक़ई हो चुकी है। जिस तरह से इंट्रो में हमने बताया कि 16 जून को जो हफ़्ता ख़त्म हुआ है उस हफ्ते की क्लोजिंग पे ये फैक्ट सामने आया कि तकरीबन $50 करोड़ जो हैं वो कम हो चुके हैं पाकिस्तान के रिज़र्व्स में। तो इसी पर हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या इम्प्लिकेशंस होंगी IMF मुआहदा डिले होने की, क्योंकि जो पिछला प्रोग्राम है वो तो इनकम्प्लीट जा रहा है, 1 हफ़्ता रह गया इसको कम्प्लीट होने में, और साथ डार साहब की जो पॉलिसीज़ हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब की हम देख रहे हैं डिप्लोमेसी बाहर जाकर, वो भी कारगर साबित नहीं हो रही। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, होता ये है कि आप अगर वो काम नहीं करते, वो सारे काम नहीं करते जिसका लेंडर आपको कहता है, यानी कि जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको कर्ज दे रहा है, वो अगर आपको कहता है कि जी आप अपने टैक्सेस को बढ़ाएं और सही जगह से बढ़ाएं जहाँ पे आप टैक्सेस नहीं लगाएं। मिसाल के तौर पे 3-4 एरियाज हैं, उसमें रिटेल एंड ट्रेड है, रिटेल एंड होलसेल है, बेसिकली टैक्सेस ना होने के बराबर हैं। एग्रीकल्चर बहुत अरसे से सिर्फ 1% टैक्स देता है, 20% होता है उसका इकोनॉमी में।
जैसे मैंने रिटेल इंटरेस्ट की बात की, उसका भी तकरीबन कोई 20% हिस्सा है और वो भी 1% टैक्स देता है। तो रिमेनिंग जो 60% है इकोनॉमी का 97% टैक्स देता है। तो ये बहुत डिसबैलेंस एक इक्वेशन है। एक तो ये इशू है, दूसरा ये कि IMF ये भी कहता है कि जी आप का जो ट्रेड है वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि जो दुनिया से आप तिजारत करते हैं और रेमिटेंसेस आती हैं आपकी, इन सबको मिला के आपका जो डेफिसिट बनता है, यानी कि जो आपके डॉलर्स जो है वो बाहर जाते हैं, वो तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब या 7 अरब डॉलर के करीब होना चाहिए, होगा। लेकिन आपने ट्रेड को जबरदस्ती रोका हुआ है, खासकर इम्पोर्ट्स को, जिसकी वजह से आपका सरप्लस आ रहा है। तो आप इसको फ्री होने दें, फ्री मार्केट को वो आपको पता है ना IMF प्रमोट करता है जी। तो और फिर करेंसी मार्केट का इशू है, क्योंकि करेंसी मार्केट को आप फ्रीली ऑपरेट नहीं होने देते। जब आप ट्रेड रोक के रखते हैं तो करेंसी की वैल्यू सही निकलती नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने नहीं रिजॉल्व किया। आप चाहे उनकी MD से मिले या आप इवन उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं, उनके आप जाके मिन्नतें करते रहें, सऊदी अरेबिया भी है, चाइना भी है, तो उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आप उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो आपको लगता है काम नहीं करेगी। सदीक, आपका सवाल। खुर्रम साहब ये बताएं कि कुछ मिनिस्टर्स, जी सर आप शायद को बात करना चाह रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो बहुत पहले होनी चाहिए थी, और ये जब तक पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे अब ये काम नहीं आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएं कि हुकूमत ने पहले कहा कि अगर IMF का प्रोग्राम हमारा बहाल नहीं भी होता तो हमारे पास प्लान B है। फिर जब 4 रोज़ पहले एक मुआशी बहाली का एक प्रोग्राम आया तो कुछ मिनिस्टर्स ने कहा कि ये प्लान B हमारा ये था जो हमने छुपा के रखा हुआ था, अब हम सामने ले आए। बल्कि मुसद्दिक मलिक साहब ने तो कहा नहीं, ये प्लान A है, प्लान B तो अभी कुछ और ही हम लेके आएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि अब IMF नहीं भी होता तो ना हो, अब हमने जो मुआशी बहाली का जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं ना, ये पाकिस्तान के सब जो है वो गम दुख दर्द दूर कर देगा। अब हम बड़ी जबरदस्त तरीके से बहुत आगे जाने वाले हैं। देखिए, प्लान जो B है, अगर ये है कि इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाकर हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो उसमें ना कमिटमेंट तो नजर आती है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका अभी बहुत सवालात हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, यानी कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ना, हमें 3 साल नहीं अभी देखने के 3 साल में $100 बिलियन आएंगे। हमें ये करना है, मैं आपको बताता हूँ हमें कितने डॉलर चाहिए इस वक्त। हमें $6 अरब की जरूरत है अभी। $6 अरब की इन्वेस्टमेंट GCC कंट्रीज से, जिसमें ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया है, अरब अमारात है, फिर आपका कतर है, इनसे अगर हमें $6 अरब मिलते हैं इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट में देखें वक्त लगता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट देखे जाते हैं, उसमें टेक्निकलिटीज देखी जाती हैं, उसमें प्रोजेक्ट की पूरी फिजिबिलिटीज होती हैं, उसमें आपके हाथ में कोई ऐसी चीज हो, हैंडी हो, जो आप फौरन एग्जीक्यूट कर सकें, बेचे। जैसे अभी ये पोर्ट का काम किया है, फिर जो है ना वो लीजिंग का काम किया है, वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं और उनकी भी प्राइसिंग डिटरमिन उस तरह से शायद नहीं की गई जो होती है, तो उससे सही से आपको पता चलता है कि कितना आप इन्वेस्टमेंट के अमाउंट ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में $6 अरब अगर आप अगले 6 महीनों में या अगले 3 महीनों में अट्रैक्ट कर सकें इस काउंसिल के थ्रू, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन मुझे ना वो प्लान अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, वो प्लान आए और सेक्टर एरिया सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट जो होते हैं उसमें मुझे अभी काउंसिल में उस तरह से दिखाई नहीं दिए। होपफुली वो आगे हों, तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत तेज करनी पड़ेगी, फिर आपका ये प्लान भी काम कर सकता है। खुर्रम साहब, इस पे आपको लगता है क्रेडिबिलिटी का भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि हमने बजट के अंदर भी बहुत से सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज कर दिया। इसके अलावा लास्ट गवर्नमेंट में भी हमने कुछ रियायतें ऐसी दी जो IMF के प्रोग्राम से मुताबिकत नहीं रखती। अब अगर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात की जा रही है, उस पर भी डिसीजन फ्रीज्ड है। तो आपको लगता है क्रेडिबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा डेंट है जिसकी वजह से नेगोशिएट नहीं हो पा रहे टर्म्स? बहुत सही बात की आपने, बहुत सही क्वेश्चन है ये। एक्चुअल मसला ही क्रेडिबिलिटी का है, क्योंकि इशू ये है सर कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम ऑस्टेरिटी करेंगे, हम सही जगह टैक्सेस लगाएंगे, हम सब्सिडीज को कम करेंगे, हम फ्री मार्केट पे जो है वो जाएंगे, और दूसरी तरफ हम करते ही हैं कि हम 35% इजाफा कर देते हैं और 25% इजाफा कर देते हैं, चाहे वो सैलरीज हों या वो पेंशन हों। एग्रीकल्चर में हम बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं और BIST में इतना इजाफा नहीं किया हमने। और दूसरा ये कि हमने फिर एमनेस्टी वगैरह भी जो है दोबारा से उसको अनाउंस कर दिया है कि $1 लाख आप बाहर से ला सकते हैं। फिर हमने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए हैं जैसे कि 0.6% हमने ट्रांजैक्शन पे लगा दिया कि बैंकों से लोग अगर 50,000 से ज्यादा निकालते हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, उनपे आप 0.6 लगा लें, टैक्स लगा दें। आपको अंदाजा नहीं है, इसकी वजह से आपकी जो नॉन बैंकिंग बैंक इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है। नॉन
डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बढ़ जाती है, लोग कैश में ज्यादा डील करना शुरू हो जाएंगे। तो IMF को यही तो प्रॉब्लम है। फिर IMF कहता है आप इतनी बड़ी बड़ी सब्सिडीज दे रहे हैं एनर्जी में, इसका मतलब है आपका कोई इरादा नहीं है आगे जो है वो बैटरी करने का, और आपसे ज्यादा जो है वो इलेक्शन ड्रिवन बजट दिया और आप बात ये कर रहे थे कि जी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये देखिए यही तो प्रॉब्लम है क्रेडिबिलिटी का। यही होता है पिछले 6-8 महीने में, साल में, कि एक तरफ वो कहते थे कि जी आप मिनिस्ट्रीज को कम करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, एफिशिएंसी लेकर आए, हम मिनिस्टर्स ऐड कर रहे थे, हम जो है इनएफिशिएंट ज्यादा हो रहे थे, हम 6-6 दिन खोल रहे थे इकोनॉमी को, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, हमारे इंपोर्ट बिल पे फर्क पड़ा। फिर बीच में पेट्रोल की हमने सब्सिडी की बात करना शुरू कर दी, तो IMF ने फिर हमसे पूछा कि जब आप क्या कर रहे हैं कि गाड़ियों से लेके मोटरसाइकिल वालों को देंगे आप सब्सिडी, ये सब्सिडी ना दें, आप सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें कैश की फॉर्म में, ताकि इंडिविजुअल का ये अपना राइट हो, उसकी लिबर्टी हो, उसके पास ये राइट हो कि वो पेट्रोल खरीदे, बच्चों की किसी खाने पीने में लगाए या कुछ और चीज खरीदे, उसके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये हम नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो क्रेडिबिलिटी में मजीद हमारी खराबी होगी और हम आगे जाते हुए भी फिर हम ऑफकोर्स इस तरह की स्टेटमेंट जैसे कि जी IMF जो है ना हो तो कोई बात नहीं जी हम देख लेंगे, और IMF हम सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी क्रेडिबिलिटी को कम करती हैं और हमारे ठीक है सर। खुर्रम साहब ये बताएं कि हुकूमत ने बहुत हाइप क्रिएट कर दी है कि हमने बहुत बड़ा एक मार्का सर किया है, ये जो हम रशिया से ऑयल लाए हैं, तो वो तो ये तासुर जिस तरह की उन्होंने हाइप क्रिएट कर दिया, तो लोग ये समझ रहे हैं या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत कम होने जा रही हैं पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को ये उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला मुस्तकबिल करीब में? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए ये उम्मीद। उसकी वजह ये है, नंबर 1, आप रशिया से अभी आपने पायलट प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे आपने एक कंसाइनमेंट छोटा सा मंगवाया है, और वो अभी आपकी रिफाइनरीज टेस्ट करेंगी और कर रही हैं कि हमारे पास वाइबिलिटी कितनी है, हम कितना क्रूड वो वाला जो रशिया का है वो डिफरेंट क्रूड है, हैवी क्रूड है बनिस्बत जो है UAE से हम मंगवाते हैं या सऊदी अरेबिया से मंगवाते हैं, फर्क है दोनों क्रूड में। खुर्रम साहब, वो मुसद्दिक मलिक साहब इस पर कह रहे हैं कि 30 से 35% अरेबियन लाइट में मिक्स किया जाएगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता अभी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आपका जो सवाल है वो ये कि क्या प्राइसेस कम होगी आम आदमी के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ नहीं होंगी। उसकी वजह ये है कि एक, रशिया आपको डिस्काउंट पे नहीं दे रहा, उसने ये क्लियर किया है कि मैं कोई डिस्काउंट बहुत ज्यादा नहीं दे रहा, वो $60 का स्टोव पर हम खरीद नहीं सकते, एक जो है ना वो कंडीशन लगी हुई है। तो $60 से हमें $40 का मिले तो समझ में आता है, इतनी दूर से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी खर्च कर आ रहे हैं, फिर उनको हम डॉलर में पे नहीं करेंगे, उनको हम युआन में इनडायरेक्टली चाइनीज के थ्रू पे करेंगे, उसकी हमारे पास कितनी बड़ी फैसिलिटी है उस फंडिंग की, वो $3-3 अरब की है, तो उसको हम कितना लेकर यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी वो क्लैरिटी आएगी अगर हमें डिस्काउंट मिलता है और हम जो है इस क्रूड को सही से जो है वो एग्जीक्यूट उसे रिफाइन कर पाते हैं, फिर फ्यूचर में जाके कहीं होगा कि जी हम कितना ज्यादा इससे फायदा उठा सकते हैं। अभी आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि प्राइसेस नीचे आएंगे। खुर्रम साहब, इकोनॉमी पाकिस्तान में हैविली पॉलिटिसाइज होती है और एक आर्गूमेंट ये भी होता है कि अभी इसीलिए बेहतर टर्म्स नेगोशिएट नहीं हो रही कि मैंडेट नहीं है इस गवर्नमेंट के पास, 1 महीने 2 महीने का मैंडेट है। आपको लगता है वाकई ये फैक्टर है या इसके अलावा फेलियर है? अगर फ्रेश मैंडेट भी आ जाए तब भी मसाइल हल नहीं हो सकते IMF से? मुझे लगता है दोनों चीज़ें हैं, कॉम्पिटेंस का भी प्रॉब्लम है और ऑफकोर्स कॉम्पिटेंट टीम होती है, टाइम पे डिसीजन लेती है, उसका भी फुकदान रहा है। और दूसरा डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल, मैं इस गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती, आपको पता है वो इस तरह के डिसीजन लेती है, उसको महीने के बाद इलेक्शन में जाना है तो वो क्यों अपना पॉलिटिकल कैपिटल मजीद खराब करेगी, वो क्यों वो सारे डिसीजन इस टाइम पे लेगी, जो कि होना तो यही चाहिए कि डिसीजन जो है वो मेरिट पे होने चाहिए, लेकिन वो क्यों करेगी, वो तो पॉलिटिकली जो है ना चीज़ों को देखेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके कीमती वक्त का। और देखना यही है से अब ये $1.1 अरब की जो ट्रांश है इसको पाकिस्तान नेगोशिएट करता है, कन्विंस करता है IMF को, ताकि दोबारा से एक बहाली की तरफ जो इकॉनमी है उसको ले जाया जा सके। आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं जो कि बैनुल-अक़वामी सतह से है, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ से वाइट हाउस के थ्रू कल एक जॉइंट स्टेटमेंट हमने आते हुए देखी है जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से बात की गई है। पाकिस्तान को उसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लें प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई अटैक्स का भी जिक्र है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप कैफर किरदार तक पहुँचाएँ उन एलिमेंट्स को जो कि हर्ट करते रहे हमें। तो इस पर ख़ासा एक भौचाल रहा और पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज रिस्पॉन्ड किया है अमेरिका और हिंदुस्तान की इस जॉइंट स्टेटमेंट को। वो क्या स्टेटमेंट थी आपको दिखाते हैं।
तो एक डिफरेंस आपको इन बयानात में देखने को मिला होगा। ख्वाजा आसिफ साहब जो आप कह रहे हैं, जो पहले कहा करते थे कि अमेरिका के बगैर सर्वाइवल नहीं है, साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट थी बेगर्स कांट बी चूज़र्स, लेकिन अब जो है वो टोन कुछ और रखनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि जॉइंट स्टेटमेंट जो सामने आई है इसके बाद हमें ये वाज़े फ़र्क दिखाई दे रहा है अप्रोच में। साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर कमेंट किया और बड़ा रियलिस्टिक और बड़ा प्रैग्मेटिक कमेंट था। इस पर उनका कहना यह था कि हमें पहले अपने अंदरूनी मसाइल हल करने हैं, साथ साथ हमें अपनी इकॉनमी को फिक्स करना है और इंटरनेशनली भारत जो भी कहता है उससे हमें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बड़ा हकीकत पसंदी पर मबनी ये बयान है कि इंटरनेशनल स्फीयर में जो भी हो रहा है, अगर लोकली मामला ठीक नहीं होते तब तक हम उसको डील नहीं कर सकते। सदीक, क्या लगता है आपको कि एक जॉइंट स्टेटमेंट का आना हिंदुस्तान और अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान का रिस्पांस जो अब आ रहा है और पहले ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हुआ करते थे, ये डिफरेंस जो है ये आपको लगता है कि जो प्रेशराइज़ किया गया है, करने की कोशिश की गई है, उसकी वजह से हमें वाज़े होता दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात तो यह है कि बिलावल साहब ने कई चक्कर लगाए अमेरिका के, और हमें तो बताया गया था कि पिछली जो हुकूमत थी उसने पाकिस्तान को तनहा कर दिया था पूरी दुनिया में, और ये हुकूमत ऐसी आई है जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम और मकाम उस सतह पे ले जाएगी, उस अरूज पर जो पाकिस्तान डिज़र्व करता है। तो पहली तो यह है कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, या फिर यह है कि इनको गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। ये जो पिछली हुकूमत पे डालते थे कि जनाब पिछली हुकूमत का किया धरा है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर तना हो गया और हम आएंगे, और अब हम आ गए हैं तो हमने पाकिस्तान को दुनिया में बहुत आगे ले गए और पूरी दुनिया इस वक्त इंगेज हमने कर लिया है। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ये भी फिर बता दें कि अगर आज वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमें अपने घर पे तवज्जो देनी चाहिए, तो फिर पिछले हुकूमत में क्यों एतराज़ करते थे? पिछली हुकूमत पे ये एतराज़ करते थे कि उनका फ़ोन नहीं उठाते मोदी साहब, और जो बाइडन उनको फ़ोन नहीं कर रहा। तो आप बताएं, जो बाइडन ने सदीक टाइम शॉर्ट है हमारे पास, यकीनन पॉलिटिशियंस को स्टेट्समैन का चाहिए, और जब भी आलमी मामलात की बात आती है तो पार्टी के जो इख्तलाफात हैं उससे बालातर होकर बात करनी चाहिए। सदीक जान हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।